वेलकम बैक। अपने चल रहा था इंडिया टैक्स के अंदर जो स्टेचुटरी अपडेट आए हैं उनको अपन डिस्कस कर रहे थे। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर स्टेचुटरी अपडेट चैप्टर 10 के साथ, जो कि आपके बताता है टैक्स इनवॉइस के अंदर आपके यहाँ पर क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट के साथ उन्होंने बताया गया है। तो एप्लीकेबिलिटी कब आई, पहले से अपन बात करते हैं क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी कब से आई और किस तरह से ये एप्लीकेबिलिटी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो अपन बात करते हैं ई इनवॉइस, यानी आपके इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस की बात हो रही है। इनवॉइस मैंडेटेड टू ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विथ एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17 एंड 18 से। प्रेसीडिंग फाइनेंशियल कहां से? फ्रॉम 17 एंड 18 से ऑनवर्ड ग्रेटर देन 50 करोड़, यानी आपका प्रेसीडिंग फाइनेंशियल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर कब का? प्रेसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर किससे ज्यादा है? 50 करोड़ से। प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वहां पर आपकी एप्लीकेबिलिटी दी गई कि वो आपके क्यूआर कोड के साथ अपना इनवॉइस इश्यू करे। तो पहले तो था 1 अक्टूबर 2020 ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पेन, किसके ब्याह पर? पेन बेस्ड इन एनी द प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द 17, 18 एंड ऑनवर्ड। उससे आगे कह सकते हैं, पहले क्या था? ग्रेटर देन 500 करोड़ था, जो कि अब ये रिड्यूस होके 50 करोड़ हो गया, 50 करोड़ हो गया। तो ये यहां से चेंजेस हुआ है। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021, with effect from 1st of January 2021, e-invoicing has been made mandatory for all registered business with an aggregate turnover in a preceding financial year 2017 and 18 onward greater than 100 crore. Further, the threshold limit for the mandatory issue of invoice 50 crore with effect from 1st of April 2021, यानी 1 अप्रैल 2021 से जिसका टर्नओवर 17 एंड 18 के बाद से आपके प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपके 50 करोड़ से एक्सीड है, तो उसको ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आ गई, यानी आपको ई इनवॉइस इश्यू करने की रिक्वायरमेंट के साथ बताता है। तो अपन समराइज देख लेंगे किस तरह से आप क्या है समराइज एज फॉलो। पहले था ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी फॉर एवरी टैक्स पेयर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर 17 एंड एक्सीडिंग, पहले था 500 करोड़ 1 अक्टूबर 2020, ये आपके बता रहा था। फिर उसके बाद 100 करोड़ से एक्सीड होना चाहिए 1 जनवरी 2021, और अब 1 अप्रैल 2021 के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको डियर ई इनवॉइसिंग की बात आपके बताता है। तो आपको ई इनवॉइस की बात आपके बताता है। ई इनवॉइस का मतलब है क्यूआर कोड के साथ का इनवॉइस आपके बताता है। कैसे अपन बात करते हैं, तो ये कहता है क्लैरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनामिक क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स। जैसे आपने देखा होगा ना पेटीएम वगैरह पे भी आपके क्विक रेस्पॉन्स का वो रहता है डायनामिक, इस तरह से आपके होता है जिसको अपन स्कैन कर लेते हैं, बना रहता है। तो इसको बोलते हैं डायनामिक आपके यहां पर, जिसको अपन स्कैन करते हैं और स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट किसके अकाउंट में चलता है? अकाउंट के अंदर डायरेक्टली पेमेंट आपकी चल जाता है। तो ये क्यूआर कोड क्विक रेस्पॉन्स। तो डायनामिक क्विक रेस्पॉन्स आपके ई इनवॉइस के ऊपर उन्होंने बताया है। तो यहां पर इसने कहा गया ऑल B2C इनवॉइसिंग इश्यू बाय द रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in the preceding financial year 17 and 18 onward exceeding 500 crore are mandatory required to have dynamic QR code from 1st of December 2020। इसके बाद इसने आगे इसको बढ़ाते हुए अब आपने कर दिया कि आप B2C सप्लाई कर रहे हो, तो इसने कहा ए रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, डिस्कस अभी अपन देखेंगे, whose the aggregate turnover in a financial year exceeding 500 crore in respect of the B2C supply, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस हो, या फिर दोनों सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस हो, बहुत अनरजिस्टर्ड पर्सन सेल इशू द डायनामिक क्विक रेस्पॉन्स आपको बताता है। तो इस केस में आपको बताता है कि वो इस केस में कवर करता है, लेकिन किन पर्सनों को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? नॉन एप्लीकेबिलिटी,
यानी डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ द डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स किस पे, एक तो इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी। पहला क्लियर। दूसरा आता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए सप्लाइंग द सर्विस इन रिलेटिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन ए गुड्स कैरेज। तो जीटीए को रिक्वायरमेंट नहीं है, इंश्योरेंस को नहीं है, बैंकिंग कंपनी को नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नहीं है, इंक्लूडिंग ऑफ एनबीएफसी। सप्लायर ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, यानी ये गुड्स के लिए था, ये कह रहा है कि साथ साथ पैसेंजर्स के लिए भी अपन बात करें तो उसके लिए भी आपके यहां पर दिखाई नहीं देगा। ये पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बता रहा है, ये गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए बता रहा है जीटीए। और इसी तरह से अपन बात करते हैं पर्सन सप्लाइंग ऑफ द सर्विस बाय वे ऑफ द एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ द सिनेमाटोग्राफिक फिल्म। जैसा अपन बात करते हैं मूवी वगैरह देखने जाते हैं, मल्टीप्लेक्स वगैरह में जाते हैं, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, थिएटर्स वगैरह होते हैं, तो उनके लिए भी यहां पर आपके क्यूआर कोड के डायनेमिक क्यूआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस और रिट्रीवल OIDAR सर्विसेज, तो उनको यहां पर डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट वाला इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बाकी के उन्होंने इसमें कहा कि आपको डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अब इसी के साथ कहता है नो डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कब, जब एक्सपोर्ट कर रहे हो, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, यानी अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पर डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स वाले के इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन केस ऑफ द एक्सपोर्ट के केस में अपन को डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आगे लेते हैं डियर, पैरामीटर एंड डिटेल्स। क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड टू बी कैप्चर इन द डायनेमिक क्यूआर कोड। डायनेमिक क्यूआर कोड में क्या होगा, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सप्लायर रजिस्ट्रेशन नंबर, सप्लायर यूपीआई आईडी, जैसे अपन बात करें यूपीआई आईडी जिसके थ्रू पेमेंट हो रहा है, पेई बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफसी, जिसका पेई यानी जो सप्लायर है वो पेई होगा, जिसको पैसा मिल रहा है पेई, उसका बैंक डेटा है और उसका आईएफसी, जिससे कि वो डायरेक्ट पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू and GST amount along with the breakup CGST, SGST, IGST and cess. Further, the dynamic quick response should be such it can be scanned to the make it the digital payment, कि आपके डिजिटल पेमेंट करने में वो स्कैन किया और डायरेक्टली पेमेंट हो। अपन पेटीएम पे से स्कैन करना, आपने देखा होगा पेटीएम से अपन स्कैन करते हैं, डायरेक्टली पेमेंट आपके सप्लायर के अकाउंट में चला जाता है, तो वो स्कैन करने वाले सिस्टम को बोलते हैं क्यूआर कोड्स। आगे लीजिएगा, अब इसका आता है कंप्लायंस विद द डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायर्ड इन सर्टेन केसेस इन द सप्लायर हैज इशूड इनवॉइस हैविंग द डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड फॉर द पेमेंट, द said invoice shall be deemed to have been compliance with the dynamic quick response requirements। पहला आ रहा है केस 1, if a supplier provide detail of the dynamic quick response code but the customer opt to make the payment without using the QR code and supplier provide the cross reference of such payment made without using the dynamic quick response code of the invoice। Paragraph clear? In such case where the supplier has digitally displayed the dynamic quick response code on the customer's pay द इनवॉइस, वो डायरेक्टली उसको देखेगा और उसके बिहाफ पर डायरेक्टली पेमेंट कर देगा। इस चीज में बता रहा है यूजिंग एनी मोड, जैसे वो पेमेंट किससे कर सकता है, लाइक यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग और कैश, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मोड ऑफ द पेमेंट विद द यूजिंग ऑफ द डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड, यानी डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड को देखा और आपके डायरेक्टली आपके पेमेंट कर सकते हो यूजिंग मोड लाइक यूपीआई, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, कैश, कॉम्बिनेशन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। इसी तरह से कहता है इन केस कैश पेमेंट करो विदाउट यूजिंग द डायनेमिक क्विक रेस्पॉन्स कोड एंड सप्लायर प्रोवाइडेड क्रॉस रेफरेंस ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश along with the date of such payment of the invoice। तो फिर वो उसका रेफरेंस देना पड़ेगा और कौन सी डेट पे सप्लाई हुआ इनवॉइस वगैरह की डिटेल आपको देनी रहेगी। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके बताता है।
आफ्टर दैट कहता है केस नंबर 2, इफ ए सप्लायर मेक अवेलेबल कस्टमर an electronic mode of payment where the dynamic quick response code is not displayed, but detail of merchant as well as transaction are display of capture invoice, तो वो डिटेल आपको उस पर देने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। केस सेकंड बात करता है इन केस ऑफ द प्रीपेड इनवॉइस where the payment has been made before issue of the invoice, यानी पेमेंट आपके कब हो रहा है, इनवॉइस इश्यू होने से पहले, तो वो प्रीपेड इनवॉइस हो गया। इस तरह से once the e-commerce operator or online application has been compliant with the dynamic quick response code required, whether the supplier using such e-commerce portal or application will shall be required to complying with the requirement of the dynamic or QR code। तो ये हमारे इस केस के अंदर आपके कंसेप्ट बताता है। तो सिंपल सी बात है कि अब गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो इनवॉइस बनाओ ना उसके साथ साथ पेमेंट करने का भी उसके ऊपर ऑप्शन दे दो, जिससे कि डायरेक्टली स्कैन करके पेमेंट किसके अकाउंट में चल जाए, सप्लायर के अकाउंट यानी पेई के अकाउंट के अंदर, वो डायरेक्टली पेमेंट क्रिएट करने के लिए बताता है। तो उस फीचर्स के साथ उसने यहाँ पर बताया गया है। लेकिन ये क्विक रेस्पॉन्स कोड के आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे अपन बात करें इंश्योरेंस है, बैंकिंग कंपनी है इंक्लूडिंग ऑफ एनबीएफसी से, कोई जीटीए सर्विस आपके प्रोवाइड कर रहा है बाय रोड, या कोई पर्सन है जो पैसेंजर्स की सप्लाई कर रहा है, पैसेंजर को लाने ले जाने की सर्विस आपके प्रोवाइड कर रहा है, तो इनके लिए यहाँ पर इनको रिक्वायरमेंट में नहीं रखा गया है। बाकी के लिए उन्होंने ई इनवॉइस का मैंडेटरी कंसेप्ट दिया गया है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि आपको बताता है कि यहाँ पर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, लेकिन जो अमेंडमेंट आया वो ई वे बिल में आया है। किसमें आया है? ई वे बिल में। ई वे बिल के अंदर उन्होंने क्या बताया कि आपके जो अपन ने देखा था कि ई वे बिल आपके किस टाइम तक वैलिड होगा, कि उसकी लाइफ क्या होगी ई वे बिल की, तो उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया और ये अमेंडमेंट दिया वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल, ए कंसोलिडेटेड ई वे बिल रिड्यूस द 138 के अंदर आपके जो टाइमिंग है उसको बताया गया है। जैसे अपन का बात करते कितने किलोमीटर आपके चलेगा, तो डिस्टेंस विद इन कंट्री, अपने इंडिया की बात करें कंट्री की, प्रायर टू अमेंडमेंट और आफ्टर द अमेंडमेंट, तो अब आपको ये 100 किलोमीटर नहीं देखना, आपको देखना है 200 किलोमीटर। यानी पहले जो आपके ई वे बिल की लाइफ थी वो आपके 1 डे के अंदर आपको कहता था कितना डिस्टेंस कवर करना था, 100 किलोमीटर, लेकिन अब आपको डिस्टेंस कवर करना होगा 200 किलोमीटर तक 1 डे का टाइम आपको ग्रांट होगा। 1 डे in case where the over-dimensional cargo other than over-dimensional cargo or multi-mode shipment in the it list 1 lakhs invoice। ट्रांसपोर्टेशन जैसे अपन बात करते हैं कि जो डायमेंशनल कार्गो होते हैं, बड़े बड़े कार्गो होते हैं, उनके लिए तो टाइमिंग आज भी समय कि 1 डे में 20 किलोमीटर ही चलेगा, 1 डे में 20 किलोमीटर ही चलेगा, क्योंकि मैंने कहा वो तो भैया जहां फंस गया वहीं रुका रह जाएगा। नहीं, इसके अलावा जो आपके जैसे बात करते हैं जो अदर कार्गोस हैं, तो इसने उनके लिए बताया गया कि आपको एक दिन में आफ्टर द अमेंडमेंट अप टू 200 किलोमीटर के लिए 1 डे इन्होंने बताया गया है। और 200 से जैसे अपन बात करते हैं मोर है फॉर एवरी 200 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ आपको 1 एडिशनल डे और मिल जाएगा, 1 एडिशनल डे इस केस में आपके आ जाएगा, अदर देन ओवर द डायमेंशनल कार्गो इस केस में आपके यहां पर बताता है। तो 1 एडिशनल डे इस केस के अंदर आपके यहां पर बताता है। तो जो आपका 100 डेज का टाइमिंग था ना, फिर वो बढ़ के क्या हो गया 200 किलोमीटर का हो गया। जो अपन कहते थे 1 डे में कितने किलोमीटर चलेगा, 100 किलोमीटर। अब 1 डे में 100 किलोमीटर था, अब वो बढ़ा के कितना हो गया 200 किलोमीटर हो गया, 1 डे में 200 किलोमीटर। और जैसे अपन बात करते हैं कि 200 किलोमीटर से जैसे आगे चलेंगे तो एडिशनल 1 डे और मिलेगा, जो कि एवरी 200 किलोमीटर के लिए है, और पार्ट देयर ऑफ के लिए साथ में बताता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जस्ट एग्जांपल अपन बात करते हैं, ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम इट्स warehouse to its depot located at a distance of 500 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बता रहा है, 500 किलोमीटर। तो एक दिन में कितना चलेगा 200, दूसरे दिन में कितना चलेगा 200, तो 400। तो
थर्ड डे, 3 दिन, पार्ट ऑफ द, तो कितने दिन मिलने चाहिए इन द गिवन केस? तो ई वे बिल वाज जनरेटेड बिफोर 1st of January 2021. It would be how valid for the 5 days. However, the e-way bill generated on the after 1st January 2021 would be valid only for 3 days. यानी 200 किलोमीटर 1 डे, फिर 200 किलोमीटर, फिर आपके 1 डेज। तो एक्यूमुलेटेड बात करें, एक्यूमुलेटेड हो गया किलोमीटर्स में अपन बात करें 200 1 डे, इसमें हो गया 400 किलोमीटर 2 डेज, और इसमें फिर 200 किलोमीटर पार्ट ऑफ, तो यहां पर आपके पार्ट ऑफ, तो इसमें 1 डे और हो जाएगा, तो टोटल डेज कितने हो गए 500 के लिए 3 डेज। तो मेरे 3 डेज का टाइमिंग इस केस में ई वे बिल के लिए बताता है, वो मेरा 3 डेज का टाइमिंग इस केस में ई वे बिल के लिए बताता है। आगे लेते हैं जी, ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल। ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल ये इंटरेस्टिंग है। जनरेटेड फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू ए पीरियड whose registration has been suspended, यानी किसी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड हो गया तो आपका ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। अब आपका ई वे बिल जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया, जैसे आपने रिटर्न नहीं फाइल की, तो इसने यहां पर बता दिया कि आपने 2 टैक्स पीरियड की आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो आपका जो ई वे बिल है ना वो सस्पेंड कर देंगे, वो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ तो आपका ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता, ना तो आप कर सकते हो, ना सप्लायर कर सकता, ना रेसिपिएंट कर सकता, ना ट्रांसपोर्टर कर सकता, कोई भी आपका फिर ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। यदि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सस्पेंड हो गया तो आपका गुड्स आपके पास आने वाला था वो नहीं आ पाएगा। तो ये चीज इस केस में बताता है। ब्लॉकिंग ई वे बिल जनरेशन मीन द डिसेबलिंग ए टैक्स पेयर फ्रॉम द जनरेशन ऑफ ई वे बिल। A user will not be able to generate e-way bill for a GSTN in the said GSTN is not eligible for e-way bill generate as per the 138E। तो इस केस में आपके बताता है block of e-way bill generate facility of a person paying tax under the regular scheme if has not furnished the return for a कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 months, यानी 2 महीने की लगातार उसने रिटर्न नहीं फाइल की है। लेकिन अब इसको कह दिया हैज बीन अमेंडेड, रिप्लेस 2 months को किसको कर दिया 2 टैक्स पीरियड, ये आपने कर दिया। यानी अब आपके 2 टैक्स पीरियड आपको देखने होंगे। टैक्स पीरियड जो भी उसके ऊपर 2 टैक्स पीरियड आपके आ रहे हैं तो उसकी रिटर्न नहीं फाइल की है तो आपका सस्पेंडेड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हैज ई वे बिल जनरेटेड फैसिलिटी of a person paying tax under the regular scheme will be blocked if he has not furnished return a consecutive period of 2 tax period कि आपने रिटर्न नहीं फाइल की है, तो 2 टैक्स पीरियड की रिटर्न नहीं फाइल की है, 2 टैक्स पीरियड। तो ऐसे केस के अंदर आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन को क्या कर देगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट बताता है। अब डियर आगे अपन लेके चलते हैं, आगे अपन इसमें देखते हैं कौन सा कि रिटर्न फाइलिंग के अंदर क्या क्या आपके अमेंडमेंट आया है। लेकिन रिटर्न फाइलिंग में बहुत सारा चेंजेज रहा, सबसे ज्यादा चेंजेज ही रिटर्न फाइलिंग में रहा, तो अब अपन इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो डियर अपन बात करते हैं रिटर्न वाले चैप्टर्स पे। तो रिटर्न वाले चैप्टर में कुछ जैसे मैंने कहा रिटर्न्स वगैरह में चेंजेस आए हैं, ऑप्शंस उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वार्टरली रिटर्न। किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट स्कीम। कि गवर्नमेंट ने कहा कि रिटर्न तो आप क्वार्टरली फाइल कर दीजिएगा, लेकिन जो पेमेंट करना होगा वो मंथली पेमेंट करना होगा। ये हमारे इस केस में बताता है क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट क्यूआरएमपी स्कीम, मंथली पेमेंट, यानी रिटर्न तो फाइल करना होगा, क्वार्टर रिटर्न फाइल करना होगा, और मंथली पेमेंट करने के लिए इस केस में कंसेप्ट आपका बताता है।
कि रिटर्न तो आपके गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया कि रिटर्न तो आपको क्या करना होगा, रिटर्न तो आपको क्या करना होगा, क्वार्टरली फाइल करना होगा, लेकिन उसका पेमेंट हर महीने आपको करना होगा पर्टिकुलर ड्यू डेट्स पे। तो ये इन्होंने स्कीम ला दी जिससे कि आपके ऊपर बर्डन कम हो जाए कि जीएसटीआर 3 भी जब आप फाइल करते हो तो आपके ऊपर बर्डन होता है, तो उस बर्डन को कम करने के लिए ये काम उन्होंने क्या किया, सिर्फ आप टैक्स का पेमेंट कर दो, सिर्फ आप टैक्स का पेमेंट कर दो, रिटर्न आप क्वार्टरली फाइल करते रहना। तो ऐसा इन्होंने ऑप्शन दिया QRMP स्कीम में। तो ये जो जीएसटीआर 3 भी जाती थी उसके साथ ही कहता है कि सेक्शन 39(1) CGST रूल 2017 insert with effect from 10th of November 2020 empower the government to notify certain class of the registered person who shall furnish return quarterly basis। यानी जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे थे तो अब उनको क्वार्टरली बेसिस पे कर दिया सेक्शन 39(7) में, amended with effect from 10th of November 2020, provide that the person notified to the furnished quarterly return shall pay tax due return in monthly with a prescribed time and manner। तो उन्होंने क्या दिया गया, देखो इसमें समझते हैं कि आपको पेमेंट तो कैसे करना है, पेमेंट तो करना है मंथली और रिटर्न फाइल करनी होगी क्वार्टरली। तो इसने कहा गया 1st of January 2021 एक क्वार्टरली रिटर्न monthly payment QRMP scheme has been introduced as a trade facility measures in order to further the process to doing business। तो ये उन्होंने आपको बताया कि रिटर्न तो आपको क्या करनी है, क्वार्टरली फाइल करनी है जिससे कंप्लायंस खत्म हो जाए, और पेमेंट लेकिन टैक्स का जिससे गवर्नमेंट को लॉसेस ना हो, तो मंथली पेमेंट करने के लिए उन्होंने इसमें कंसेप्ट बताया गया। तो क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम QRMP स्कीम दी गई। QRMP स्कीम इज एन ऑप्शनल है, आप चाहो तो मंथली में भी जा सकते हो, आप चाहो तो क्वार्टरली भी ले सकते हो, ये ऑप्शनल स्कीम दी गई। ये आपके ऑप्शनल है कि आपको पहले सेलेक्ट करना होगा कि आपको करना क्या है। तो आप मंथली भी ले सकते हो और क्वार्टरली भी ले सकते हो। तो कहा ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम है, इंट्रोड्यूस फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर के लिए दी गई, हैविंग द एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पैन बेस्ड। एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कैसे देखना है, पैन बेस्ड देखना है, अप टू द 5 करोड़ यदि टर्नओवर है तो वो पर्सन इस केस में इंट्रोड्यूस हो सकता है इन द करंट एंड द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू द furnishing the form GSTR 1 and form GSTR 3B on the quarterly basis will the paying their tax on a monthly basis। देखो GSTR 1 और GSTR 3B दोनों को वो क्वार्टरली फाइल कर सकता है, GSTR 1 और GSTR 3B दोनों को वो क्वार्टरली फाइल कर सकता है, लेकिन टैक्स का पेमेंट आपको कैसे करना है, उसे मंथली पेमेंट करना होगा। आपने काफी टाइम आर्टिकलशिप में अपडेट रिटर्न फाइल करी होंगी जीएसटी की, तो आपने देखा होगा कि अब जितनी भी रिटर्न है तो उनके पास ऑप्शन अवेलेबल कर दिए जिनका टर्नओवर करंट या प्रेसिडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो उनके लिए ये ऑप्शन उन्होंने दिया कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी वो मंथली या क्वार्टरली जैसा भी ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, ये ऑप्शनल स्कीम है वो ले सकता है। लेकिन डियर पेमेंट जब करना है, पेमेंट जो चालान करना है वो मंथली ही करना होगा जिससे गवर्नमेंट रेवेन्यू का लॉसेस ना हो। एलिजिबिलिटी किसको दी गई, टू टैक्स पेयर हैविंग द एग्रीगेट टर्नओवर अप टू द 5 करोड़ इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये आपको बताता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं एक्सरसाइज द ऑप्शन टैक्स पेयर कैन ऑप्ट इन फॉर एनी क्वार्टर फ्रॉम द फर्स्ट डे और सेकंड मंथ ऑफ द प्रेसिडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। क्राइटेरिया द टैक्स पेयर मस्ट हैव फर्निशिंग द लास्ट रिटर्न एज डन ऑन द डेट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। ये उन्होंने बताया क्या। आफ्टर दैट कहता है ऑप्शन वंस एक्सरसाइज taxpayer not required to exercise their option every quarter shall furnishing the unless they revise said option। देखो जब उसने एक बार ऑप्शन ऑप्ट कर लिया तो बार बार क्वार्टर में उसे ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन कंटिन्यूअस आगे तक रहेगा। लेकिन मान लो उसका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस कर गया तो फिर वो इस ऑप्शन से कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। फिर वो इस ऑप्शन से कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये उन्होंने आपके बताया गया। तो टैक्स पेयर हु हैव फाइल्ड देयर रिटर्न जीएसटीआर 3B फॉर अक्टूबर 2020 बाय द 30th of November 2020 shall be migrate on the common portal। तो वो कॉमन पोर्टल पे अपने आप को माइग्रेट करा सकता है।
Invoice detail can be filed in the GSTR1 by the using IFF for first and second month of the quarter। देखो ये उन्होंने एक और अच्छी फैसिलिटी दी IFF। पहले मैंने कहा कि इनवॉइस को अपलोड करने के लिए बात कर लेता था, अब कहता है कि इनवॉइस फर्निशिंग ये आपके बताता है IFF। तो ये नाम चेंज कर दिया गया, तो मैंने कहा कि इनवॉइस को आप फर्निश करने के लिए बताता है। तो ये आपके ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, यानी रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल करो, लेकिन सामने वाले को इनपुट चाहिए तो वो कहता है कि भैया मेरा इनपुट नहीं आया, तो वहां उन्होंने ऑप्शन भी छोड़ा हुआ है कि आप GSTR1 का जो कंपोनेंट है यानी इनवॉइस उसमें मंथली भी अपलोड कर सकते हो। इनवॉइस आप मंथली भी अपलोड कर सकते हो और आप चाहो तो इनवॉइस क्वार्टरली भी अपलोड कर सकते हो। कोई पेनल्टी इस पे आपके चार्ज नहीं होने वाली, कोई पेनल्टी इस केस में आपके ऊपर चार्ज होने वाली नहीं है। यदि आपने GSTR1 को डिले किया तो इसमें क्वार्टरली तो करनी है, लेकिन मंथली भी कर सकते हो, सेकंड मंथ भी कर सकते हो और क्वार्टर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है GSTR1 के लिए। लेकिन जो GSTR3 भी है उसकी मंथली ना जाके अब क्वार्टरली जाएगी। देखिए टैक्स का पेमेंट उसे मंथली करने के लिए इस केस में बताता है कि टैक्स का पेमेंट होगा मंथली और रिटर्न जो GSTR3 भी जाएगी वो जाएगी क्वार्टरली। ये उन्होंने कंसेप्ट आपके बता दिया गया है। तो दिस इज द ऑप्शनल स्कीम और ये ऑप्शनल स्कीम है ऑप्टिंग QRM स्कीम। तो एग्रीगेट टर्नओवर लेना है पैन बेस पे, लेकिन जो ये ऑप्शन वो ले सकता है GSTN नंबर के बेस पे। यानी एग्रीगेट टर्नओवर तो लेना है, एग्रीगेट टर्नओवर तो लेना है पैन बेस पे, एग्रीगेट टर्नओवर तो लेना है पैन बेस पे, लेकिन जो आपके ये स्कीम लेनी है QRMP ये आपको लेनी होगी GSTN बेस पे। यानी आपका GSTN नंबर राजस्थान का अलग है, MP का अलग है, यूपी का अलग है। तो आप किसी स्टेट में ये स्कीम ले सकते हो, किसी में आप मंथली भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो एग्रीगेट टर्नओवर मुझे लेना है वो पूरे महीने का आपका एग्रीगेट टर्नओवर, यानी पूरे पैन बेस पे एग्रीगेट टर्नओवर आपको, ये 80 का मतलब एग्रीगेट टर्नओवर पूरे इंडिया का पैन बेस आपको लेना होगा। उसके बिहाफ पर ये स्कीम आपके मिलेगी। लेकिन एक स्टेट में आप क्या कर सकते हो, यहां पर ये स्कीम में रह सकते हो और एक स्टेट में मंथली स्टेट में भी जा सकते हो। तो ये उन्होंने इस केस में आपको ऑप्शन दिया गया है। डिस्टिंक्ट पर्सन, जैसे डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब है मैं राजस्थान में भी रजिस्टर्ड हूं और यूपी में भी रजिस्टर्ड हूं, मेरा पैन नंबर एक है लेकिन GST नंबर अलग अलग है, उसको बोलते हैं अपन डिस्टिंक्ट पर्सन। कैन अवेल QRMP स्कीम ऑप्शन फॉर वन और मोर GSTN। इट implied that some GSTN for a PAN can opt the QRMP scheme and remaining GSTNs may not opt द सेड स्कीम। यानी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ को देखने के लिए तो मुझे क्या करना होगा, यानी 5 करोड़ को देखने के लिए 5 करोड़ अप टू 5 करोड़ को देखने के लिए तो मुझे एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस देखना होगा और ऑप्शन को लेने के लिए मुझे GSTN देखना होगा कि मैं राजस्थान में कौन सी स्कीम में जा सकता हूं। राजस्थान में मान लो मैं चला गया इस स्कीम में QRMP स्कीम में, यूपी में चला गया रेगुलर स्कीम में, मंथली स्कीम में। ये मेरे पास ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन दिया गया है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर पूरे पैन का देखना रहेगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे लेते हैं अपन एलिजिबिलिटी ऑफ QRMP स्कीम। जैसे अपन ने बात किया QRMP के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो यहां पर बात करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ in the preceding financial year and who have opted to furnish quarterly return under QRMP scheme as class of the person who shall furnish the return quarterly from January 2021 से वो अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर सकता है ऑनवर्ड का मतलब आगे तक। पे टैक्स, लेकिन पे टैक्स उसे करना होगा एवरी मंथ और उसको टैक्स का पेमेंट ईयर हर महीने करना होगा। गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू का लॉसेस नहीं चाहती तो वो कहता है टैक्स का पेमेंट तो आपको मंथली करना होगा और रिटर्न आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस की अपन बात करते हैं, जैसे अपन बात करें इसमें ये कंडीशंस क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या है QRMP स्कीम के लिए। Registered person under QRMP scheme must have furnished the return for the preceding month as the due on the date exercise such option। यानी उसे अपने पिछले मंथ की रिटर्न तो उसे जिस पैटर्न से वो भरता आ रहा है उसी पैटर्न पे फाइल करना होगा। जैसे यानी वो मंथली फाइल कर रहा है तो उससे मंथली ही रिटर्न फाइल करनी होगी। ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल ऑप्ट फॉर QRMP स्कीम इफ
he has not furnished the last due on the date of exercise such option। तो वो कोई भी पर्सन अपने पिछले महीने की रिटर्न नहीं फाइल करा तो वो QRMP की स्कीम के अंदर नहीं जा सकता। उसको लेने के लिए उसे लास्ट मंथ की रिटर्न तो टाइमली फाइल करनी होगी, वो फाइल करने के बाद ही वो उसमें आगे बढ़ सकता है। इफ ए रजिस्टर्ड पर्सन intending to avail the QRMP scheme for the quarter July to September is exercise his option 27th of July. For the said quarter, he must have furnishing the return for the month of June, which was due on 22nd और 24th ऑफ जुलाई। अब ये 22 और 24 डेट कैसे आएंगी? ये इन्होंने क्या किया कि आपके जीएसटी के अंदर जो बर्डन आता है ना, एक साथ पब्लिक आती है पूरी की पूरी आपके जीएसटी की साइट पे, तो जीएसटी की साइट हैंग हो जाती है। जीएसटी की साइट क्या हो जाती है? हैंग हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन निकाला कि हम ये डेट अलग अलग कर देते हैं, जिससे कि एक साथ बर्डन नहीं आए। जो कि रेगुलर पर्सन है तो 20th डे को आएगा, 20 तारीख को आएगा वो ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और इस स्कीम के अंदर जो पर्सन जा रहा है तो उनको स्टेट वाइज उन्होंने बाइफिकेशन कर दिया। जो कि क्वार्टरली स्मॉल टैक्स पेयर है वो आपके जब वेबसाइट पे आएगा तो कोई आएगा 22 पे और कोई आएगा 24 पे, उनकी ड्यू डेट अलग अलग दे दी गई, जिससे कि साइट के ऊपर बर्डन ना रहे। अभी अपन देखेंगे हर एक स्टेट के लिए अलग अलग ये आपके बता रखी है। अगला समझते हैं अपन मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन QRMP स्कीम, जिसने कहा ए रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू ऑप्ट QRMP scheme for any quarter shall indicate his the preference for furnishing of the return on a quarterly base from first day to second month, first day of the second month of the preceding quarter till the last day of the first month of the quarter for which the option is being exercised। ऑप्शन बीइंग एक्सरसाइज। जैसे अपन बात करते हैं कि ए रजिस्टर्ड पर्सन है, इंटेंड टू अवेल QRMP स्कीम फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर कैन एक्सरसाइज हिज ऑप्शन फ्रॉम 1st May टू 31st ऑफ जुलाई तक वो ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है। ये उन्होंने इस केस में कहा कि 1st May से लेकर 31st May तक एक्सरसाइज ऑप्शन फ्रॉम द 1st May टू 31st ऑफ जुलाई तक वो ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है। ऑप्शन ऑफ QRMP स्कीम टू लैप्स कब हो जाएगी? जैसे ही आप अपना टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस कर लोगे तो आपके स्कीम आप बाहर हो जाओगे। तो वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस द 5 करोड़, जो 5 करोड़ की लिमिट है उसको क्रॉस कर जाएगा। जो आपके 5 करोड़ की लिमिट है उसको वो क्या कर देता है? क्रॉस कर लेता है। तो वो इस ऑप्शन से क्या हो जाएगा जी? बाहर हो जाएगा। ड्यूरिंग ए क्वार्टर इन ए फाइनेंशियल ईयर he shall not be eligible for the furnishing of return of quarterly basis from the first month of the succeeding quarter। यानी अब इसने कहा गया कि जब वो आपके जैसे 5 करोड़ का लिमिट क्रॉस किया तो आपके उन्होंने कहा गया कि जब तक उसका क्वार्टर खत्म हो रहा है ना तब तक तो ये स्कीम ऑप्ट कर सकता है। उससे आगे क्वार्टर से वो आपके क्या है इस स्कीम के बाहर जाएगा। जैसे अपने कंपोजिशन स्कीम में तो क्या था कि जैसे ही 1.5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया उस दिन से ही वो रेगुलर बन जाता है। लेकिन यहां ये स्कीम 5 करोड़ तक दी गई, तो ऐसा नहीं कि जैसे उसने 5 करोड़ की लिमिट क्रॉस कर ली तो ये स्कीम इमीडिएटली बंद हो जाएगी। ये उस क्वार्टर तक तो चलेगी, उसके बाद आगे से उसे रेगुलर स्कीम में जाने के लिए बताता है। तो इसने यही कहा गया है कि उस पीरियड की रिटर्न तो आपको क्वार्टरली फाइल करनी है। फर्निशिंग द रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस फ्रॉम द फर्स्ट मंथ of the succeeding quarter, he shall opt for furnishing the return on a monthly basis electronically on the common portal from the first month of the quarter succeeding the quarter during his aggregate turnover exceeding ₹5 करोड़। यानी जैसे ही वो 5 करोड़ को क्रॉस कर लेगा तो अब वो QRMP स्कीम नहीं ले सकता। क्वार्टर रिटर्न और मंथली पेमेंट स्कीम से उसे बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि अब वो स्मॉल टैक्स पेयर नहीं रहा। लेकिन जैसे उसका जैसे मैंने कहा जनवरी फरवरी मार्च का मेरा क्वार्टर बनता है, जनवरी फरवरी मार्च का मेरा क्वार्टर बनता है। अब मेरा मान लो फरवरी के अंदर मेरा क्या हो गया कि टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस कर गया, तो मुझे जनवरी फरवरी मार्च की तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होगी और 1 अप्रैल से मुझे क्या मिल जाएगा? अब रेगुलर टैक्स पेयर के रूप में मुझे मंथली रिटर्न फाइल करने का
कंसेप्ट इसमें आ जाता है। द फैसिलिटी फॉर ऑप्टिंग आउट द स्कीम फॉर द क्वार्टर विल बी अवेलेबल from first day and second month of the preceding quarter to the last day of the first month of the quarter। तो ये स्कीम उन्होंने इस तरह से आपके बता रखी है। अब इसमें अपन आगे बात करते हैं फ्रॉम द मैनर ऑफ फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, कि आपके किस तरह से आपको डिटेल इसमें आउटवर्ड सप्लाई की फाइल करनी होगी जीएसटीआर 1 में। मैंने कहा कि आपके रिटर्न जीएसटीआर 3B को मंथली फाइल करने के लिए बताया गया है। जीएसटीआर 1 तो आप चाहो तो इस केस में ऑप्शन है कि आप मंथली भी फाइल कर सकते हो। जीएसटीआर 1 तो आप मंथली भी फाइल कर सकते हो, आपको पोर्टल पे अवेलेबल रहती है, पोर्टल पे आपके अवेलेबल रहती है। तो आप जीएसटीआर 1 आप मंथली फाइल कर सकते हो, आप चाहो तो क्वार्टरली फाइल कर सकते हो, कोई उसके अंदर आपके पेनल्टी लगने वाली नहीं है। लेकिन क्वार्टरली के बाद फाइल करोगे तो मे भी लगेगी, लेकिन आपके कहता है मंथली की जगह आप क्वार्टरली कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन सामने वाले को जीएसटीआर 2A के अंदर इनपुट केवल तभी मिलेगा जब आपने टाइम से जीएसटीआर 1 को फाइल किया है, तो आप उसके लिए मंथली रिटर्न फाइल कर सकते हो। ये हमारे इस केस में ऑप्शन बताता है। The detail of outward supply are required to be furnished electronically in the GSTR 1 on the monthly और क्वार्टरली, या तो मंथली और क्वार्टरली दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप मंथली भी फाइल कर सकते हो और आप चाहो तो क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जैसे मैंने कहा IFF, अब नाम इनवॉइस को अपलोड करने के लिए चेंज होकर क्या हो गया IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो टैक्स पेयर ऑप्टिंग ORMP स्कीम में फर्निशिंग द डिटेल ऑफ द सच आउटवर्ड सप्लाई to a registered person as may be considered necessary for the first and second month of a quarter using the invoice furnishing facility hereafter referred to as the IFF। यानी आप चाहो तो GSTR 1 आप मंथली भी फाइल कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है इसमें GSTR 1 मंथली भी फाइल कर सकते हो और क्वार्टरली भी कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है, कोई इशू नहीं है। तो इस केस में क्वार्टरली आर टू बी अपलोडेड इन द जीएसटीआर 1 ओनली, आपके इस केस में कंसेप्ट आपके बताता है। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये समझते देखो, द फैसिलिटी ऑफ फर्निशिंग डिटेल ऑफ इनवॉइस IFF has been provided as to be detail of such supply to be duly reflect in the GSTR 2A। क्योंकि अब आपके मन का GSTR 1 के अंदर जो डिटेल फाइल करते हो तो रिसिपिएंट के लिए वो क्या हो जाती है GSTR 2A में। GSTR 1 आप सबमिट करते हो तो रिसिपिएंट के लिए क्या हो जाएगी GSTR 2A के अंदर वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, GSTR 2A में वो रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई दे जाती है। तो ये तो सप्लायर के लिए है और ये मेरे रिसिपिएंट के लिए इस केस में कंसेप्ट बता रहा है। ये तो सप्लायर के लिए है और ये मेरे रिसिपिएंट के लिए कंसेप्ट आपके बता रहा है। तो इसने ये कहा, and from GSTR 2B on the concerned recipient in case where a buyer and has made the purchase from a person opting for QRMP scheme, he could have not claimed full ITC, but due to introduce IFF, such delay will not accrue as the detail of submitted using IF will be reflected in the GSTR 2A। मैंने कहा कि इस केस में अब आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया कि आप GSTR 1 मंथली भी फाइल कर सकते हो, तो जिससे सामने वाले का जो इनपुट रुक रहा था ना वो अब नहीं रुकेगा, आप मंथली भी इसमें फाइल कर सकते हो। GSTR 2B, GSTR 4A, GSTR 6A ऑफ द रेसिपिएंट एज केस में भी जो भी आपका रेसिपिएंट है वो आपके बताता है। The IFF invoice furnishing facility is not mandatory but an optional facility। ये इस केस में ऑप्शनल फैसिलिटी है, अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द QRMP स्कीम में। QRMP स्कीम में ऑप्शनल स्कीम देखिए, it is option a registered person may choose the furnish the detail of the onward supply made during the quarterly inform GSTR 1 only without using IFF। ये हमारे इस केस में कंसेप्ट बताता है। अब अपन इसको समझते हैं। द डिटेल ऑफ इनवॉइस फर्निशिंग IFF इन फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अगेन GSTR 1 फॉर द सैड क्वार्टर। अब इसने कहा कि जब आपने GST मंथ फर्स्ट में सेकंड में आपने इनवॉइस पहले से अपलोड कर दिया, आपने इनवॉइस पहले से फर्निश्ड कर दिया, अपलोड कर दिया IFF,
इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में GSTR 1 जैसे मैंने जनवरी फरवरी में के अपलोड कर दिए, अपन अपलोड बोलते हैं, तो अपलोड कर दिए यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज कर लिया और मैंने जनवरी फरवरी के इनवॉइस अपलोड कर दिए। तो अब जब मैं क्वार्टर एंड हो रहा है, मार्च एंड हो रहा है, मार्च मेरा एंड हो रहा है, तो मुझे दोबारा उनको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे इस केस में कहता है कि जैसे मैंने जनवरी फरवरी के GSTR 1 अपलोड कर दी, इसमें GSTR 1 मैं मंथली भी कर सकता हूं, इसमें भी GSTR 1 मैंने मंथली अपलोड कर दी, मंथली कर दी। तो अब मार्च में मुझे दोबारा उनको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। जब मैं GSTR 1 अपलोड करूंगा तो सिर्फ मार्च की ही अपलोड करूंगा, दोबारा मुझे मार्च में नहीं कि जनवरी फरवरी के इनवॉइस वापस क्वार्टर बेस पे भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज बता रहा है, ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल QRMP स्कीम want to declare 2 invoice out of the total 10 invoice issue in first month of quarter, since the first month में दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है quarter, since the recipient of the supply covered by those 2 invoice desire to avail the ITC। और recipient को मैंने कहा कि ITC चाहिए, recipient को क्या चाहिए, ITC। तो रिसिपिएंट को आईटीसी कैसे मिलेगी, जब वो इनवॉइस अपलोड करेगा तो वो 2 इनवॉइस को अपलोड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। दैट मंथ इटसेल्फ डिटेल ऑफ दिस 2 इनवॉइस में बी फर्निश यूजिंग IFF इनवॉइस फर्निशिंग स्कीम को यूज कर सकता है और यूज करते हुए वो इनवॉइस को अपलोड कर सकता है। द डिटेल ऑफ द रिमेनिंग 8 इनवॉइस वो अब आपके चाहे मार्च में अपलोड कर सकता है, वो फिर मार्च में कर दो, कोई इशू नहीं है। 8 इनवॉइस शैल बी फर्निशिंग इन फॉर्म GSTR 1 ऑन द सेड क्वार्टर। 2 तो उसने जनवरी में कर दिए और बाकी के 8 इनवॉइस आप चाहो तो क्वार्टर में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई आपको पास बाउंडेशन नहीं है। द 2 इनवॉइस फर्निशिंग इन IF शैल बी रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2B। किसके में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, रेसिपिएंट की बुक्स में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, GSTR 2B अभी अपन देखेंगे। एंड कंसर्न रेसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर एंड रिमेनिंग 8 इनवॉइस फर्निशिंग इन फॉर्म GSTR 1 shall be reflected in the GSTR 2B of the concerned recipient of the last month of the quarter, last month of the quarter में बाकी के 8 इनवॉइस आप लास्ट मंथ में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो ये हमारे अच्छी स्कीम दी गई है जिसके अंदर सामने वाले का जो ITC ब्लॉक हो रहा था वो नहीं होगा। अब वो यहाँ पर मंथली स्कीम के अंदर भी रिटर्न फाइल कर सकता है। अब 10 में से 8 तो क्या करते हैं, क्वार्टर एंड पे कर देगा, और 2 इनवॉइस जिसको रिसिपिएंट को इनवॉइस कह रहा था कि भैया मेरा कर दो, मैं इनपुट ले लूं, तो कर सकता है, वो ITC उसका क्लेम कर सकता है। ये हमारे इस केस में कंसेप्ट बताता है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट इन्होंने दिया गया। अब इसमें अपन बात करते हैं डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई क्या क्या डिटेल होगी, ऑफ गुड्स एंड सर्विस फर्निशिंग इन द GSTR 1 शैल बी इंक्लूडेड। तो क्या क्या डिटेल होगी, जैसे अपन बात करते हैं यदि इंटर स्टेट्स या इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन या इंटर स्टेट सप्लाई विद द इनवॉइस वैल्यू मोर देन 250 मेड टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो भैया मैंने बात कही थी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल जानी होगी, यानी मैंने आपको बताया इनवॉइस वाइज डिटेल टू ऑल B2B। तो इंटर स्टेट सप्लाई हो चाहे इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, मेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन B2B। लेकिन B2C की बात हो रही है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई विथ इनवॉइस वैल्यू मोर देन 250 से ज्यादा है तो ही इनवॉइस आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। यदि B2C की बात है तो इंटर स्टेट सप्लाई में मैंने कहा कि 250 से ज्यादा है तो ही फिर इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है, अदरवाइज डिटेल नहीं जाती है। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो B2B में तो हर एक इनवॉइस का हर एक इनवॉइस आपको फर्निश करना होगा IFF के थ्रू। और जब इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, B2C की बात हो रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन की, तो इंटर स्टेट सप्लाई में यदि इनवॉइस का वैल्यू 250 से ज्यादा है तो ही मुझे यहां पर डिटेल सबमिट करने के लिए बताता है। अदरवाइज अपन बात करते हैं कंसोलिडेट डिटेल अपलोड करते हैं तो इंटर स्टेट सप्लाई मेड अनरजिस्टर्ड पर्सन हु फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स। जैसे अपन बात करते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं और मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा आज मैं बच्चों आपको सप्लाई कर रहा हूं तो आपको जो सप्लाई कर रहा हूं तो B2C है और मेरे जयपुर का जयपुर में है, राजस्थान का राजस्थान में है, तो मैं B2C यूज करते हुए सारा मैंने बताया था इकट्ठा करके एक साथ इनवॉइस अपलोड कर दूंगा। और यदि मैं बात करता हूं स्टेट वाइज, यदि इंटर स्टेट हो रही है तो स्टेट वाइज मुझे डिटेल अपलोड करनी होगी जहां पर इनवॉइस वैल्यू अप टू 250 है। 250 से ज्यादा है तो इसमें चला गया और 250 तक है तो ये यहां आ जाएगा।
made for unregistered person for each rate of tax, and debit and credit note if any issued during the month for the invoice issue previously। और उसका डेबिट क्रेडिट नोट भी आपको इनवॉइस इश्यू करने के लिए इसमें बताता है। आगे आते हैं फॉर्म जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 2B को क्यों लेके आए? देखो जीएसटीआर 2B ये इंटरेस्टिंग कहानी है। ये क्या होता था कि जब आपके पर्सन जीएसटीआर 1 अपलोड करता था तो सामने वाले के लिए आईटीसी रिफ्लेक्ट करता था जीएसटीआर 2A में। जीएसटीआर 2A में आपके आईटीसी रिफ्लेक्ट करता था। अब हमारे लॉ मेकर ने प्रोविजन बनाया कि आप इनपुट किससे ज्यादा नहीं ले सकते। पहले था 10% से ज्यादा नहीं ले सकते। जितना 2A में आ रहा है वो तो 100%, और 2A में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा लेकिन आपके पास इनवॉइस अवेलेबल है तो उनमें से सिर्फ 10% ले सकते थे। याद आ रहा है? बिल्कुल सर। और मैंने कहा कि अभी 1 जनवरी 2021 से ये आपके रेट हो गई चेंज 5% में। कितने में हो गई? केवल 5%। यानी जितना 2A में आ रहा है वो तो 100%। उसके अलावा यदि आपके पास इनवॉइस है तो उनमें केवल एडिशन आप कर सकते हो। जितना 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका 5%, जितना 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका 5%। लेकिन पब्लिक क्या करने लगी? बहुत चालाकी करने लग गई। उन्होंने कहा कि यार गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा, अपन तो क्या करते हैं इनपुट ले लेते हैं और जब तक क्वार्टर खत्म होगा इतने तो आईटीसी आ ही जाएगा। तो ऐसे केस में सब उसका आईटीसी लेने लग गए, जबकि उसके जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा, जबकि उसके जीएसटीआर 2A के अंदर वो अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने कहा हमने तो प्रोविजन बनाया और ये हम ही को पागल बना रहे हैं कि 10% 5%, यानी अब तो 5% से भी ज्यादा इनपुट क्लेम कर रहा है। और वो कह रहा है कि भाई जब तक ऑडिट होगी, जब तक आएगा तो हम कहते देखो सर हमारे पास इनवॉइस था और बाद में देखो अपलोड होके 2A तो अपडेटेड होती रहती है। जैसे जैसे जीएसटीआर 1 के अंदर वो इनवॉइस चढ़ता रहता है और वो अपडेटेड होके आती रहती है। लेकिन आपसे गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेशन की थी कि आप सही डिक्लेरेशन दोगे, सही डिक्लेरेशन दोगे। लेकिन आपने तो क्या कर लिया, आपने देखा हार्ड कॉपी में इनवॉइस है, आपने इनपुट बुक कर लिया कि ये तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने वहां देखा कि ऐसे कैसे पता चलेगा, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ऑटो ड्राफ्ट जीएसटीआर 2B आपके दी गई। ऑटो ड्राफ्ट समझिएगा, ऑटो ड्राफ्ट जीएसटीआर 2B उन्होंने बना दी और उसने उस दिन तक बनाई जो डेट आपके जीएसटीआर 2A का इनपुट लेने की डेट थी। यानी आपका जो इनपुट कैलकुलेट करके वो खुद ऑटो ड्राफ्ट बता देता है कि आज की डेट में ये इनपुट रहेगा। ऑटो ड्राफ्ट यानी जीएसटीआर 2A में जो आ रहा है वो प्लस 5%, उससे ज्यादा आप इनपुट नहीं ले सकते। अब आप ज्यादा लेते हो तो गवर्नमेंट को जीएसटीआर 2B हेल्प करेगी आपको पकड़ने में कि आपने लॉ को परस्यू नहीं किया। इसके लिए उन्होंने जीएसटीआर 2B साथ में अटैच की। जीएसटीआर 2B का काम क्या है? गवर्नमेंट की हेल्प करना। कि आपको गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आप कितना इनपुट ले सकते हो, तो उन्होंने कहा 100% जो जीएसटीआर 2A में आ रहा है और 5% एडिशन। अब आप तो मर्जी आ रहे हो उतना एडिशन करके लेके जा रहे हो, तो गवर्नमेंट कहती है कि हमको कैसे पता चलेगा? तो जीएसटीआर 2B हेल्प करेगी कि ड्यू डेट तक इतना ही इनपुट था वो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होता रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जीएसटीआर 2A तो क्या होता है, अपडेट होती रहती है। जैसे सामने वाले ने बिल चढ़ाया फिर अपडेट हो गई, फिर जीएसटीआर 1 में फिर उसने डेबिट नोट के थ्रू चढ़ा दिया फिर अपडेट हो गई। लेकिन ये जीएसटीआर 2B चेंज होने वाली नहीं है, जिससे कि आपका वेरिएंस समझ में आ जाएगा गवर्नमेंट को। तो ये आपके बता रहा है, यानी जब असेसमेंट होगा तब ये चीज आपके आएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन ने फर्जीवाड़ा किया, लोग को परस्यू नहीं किया, हमको टोपी पे नहीं, ये इसलिए लाए। तो ऑटो ड्राफ्ट रीड ओनली है, ऑटो ड्राफ्ट रीड ओनली, इसमें चेंजेस नहीं होगा, इसमें चेंजेस नहीं होगा, रीड ओनली है। स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ आईटीसी इज मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट फॉर एवरी मंथ, हर महीने बनेगी, जो कि इट इज द स्टैटिक स्टेटमेंट इज अवेलेबल ओनली वंस ए मंथ। ये इसके से बता रहा है। तो इसमें कहा गया द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निशिंग बाय द सप्लायर इन जीएसटीआर 1 अदर देन ए सप्लायर हु हैज ऑप्ट फॉर ORMP scheme between the day immediately after the due date of the furnishing the form GSTR 1। तो ये मैंने कहा कि GSTR 1 आप फाइल करते हो, GSTR 2 ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, लेकिन ड्यू डेट तक आपका केवल GSTR 2B आपका अपडेट होकर फिक्स हो जाता है, जो कि रीड ओनली रहेगा, फिर उसमें आप चेंजेस नहीं करते, जिससे कि गवर्नमेंट को हेल्प मिल जाएगी कि कौन पर्सन ने 5% से एक्सेस आईटीसी बुक किया है। तो यही चीज इस केस में बता रखा है। तो इन्होंने कहा where the quarterly form GSTR 1 IFF form GSTR 5 and the GSTR 6 has cut off the date
जैसे अपन बात करें 12 बजने की, कट ऑफ द डेट रात को 12 बजेंगे। 14 डे ऑफ द रिलेवेंट मंथ 23.59, यानी आपके अपन बात करते हैं रात के 24 आवर्स का टाइम होता है, तो ये टाइम बताया 23.59 आवर्स। 13 डे सक्सेडिंग मंथ तक वो ब्लॉक कर देगी इसको, तो ये चीज इस केस में बताता है। तो अपन बात करते हैं, इफ ए सप्लायर ऑप्टिंग QRMP फाइल एंड इनवॉइस डेट 15th ऑफ जुलाई एंड 13th ऑफ अगस्त, it will get reflect GSTR 2B of the July generating of the 14th of August. If the document is filed on 14th of August, the document will be reflected in the GSTR 2B of the August generated on 14th of September. तो वो आपके बताता है कि वो वहीं तक आपके दिखाएगा, उससे आगे यदि कोई इनपुट आ रहा है तो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जिससे कि गवर्नमेंट को पता चल जाए किसने 5% से ज्यादा का बेनिफिट लिया था रिटर्न फाइल करते वक्त। ये गवर्नमेंट ने आपके बताया गया। अब अपन बात करते हैं जीएसटीआर 2B का टाइमिंग क्या हो गया, जैसे अपन बात करते हैं 3rd of month of quarterly, तो जीएसटीआर 2B for a registered person recipient who has received the supply from QRMP supplier। अब QRMP की स्कीम तो दे दी, अब वो तो क्या क्वार्टरली फाइल करेगा, और आप यहाँ मंथली बेनिफिट लेते चल रहे हो, तो इस केस में कहता है एज वेल एज द अदर सप्लायर विल बी जनरेटेड एज फॉलो। तो जीएसटीआर 2B कब तक जनरेट होगा, तो डियर जीएसटीआर 2B जनरेट करने के लिए कहता है, ये कहता है जुलाई का 14th ऑफ अगस्त को, अगस्त का 14th ऑफ सितंबर को, और सितंबर का 14th ऑफ अक्टूबर को इस फॉर्म में आपके जनरेट होता रहेगा। उसके बाद वो फिक्स हो गया, उसमें चेंजेस नहीं होगा, तो जिससे डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि इसके पास आईटीसी कितना आ रही है, कब आ रही है। तो इसने जब रिटर्न फाइल करने की डेट तक कितना अमाउंट एक्सेस इनपुट क्लेम करते हुए टैक्स को रिड्यूस किया था और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट का लॉसेस किया गया था, वो इसके में आपके पता चल जाएगा। इसलिए उन्होंने जीएसटीआर 2B साथ में जीएसटीआर 2A के साथ अटैच करके खड़ी कर दी। अब आपको समझ में आ गया जीएसटीआर 2B का क्या रोल है, आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फॉर्म एंड मैनर फाइलिंग रिटर्न जीएसटीआर 3B सब्स्टिट्यूट विद ए न्यू रूल, और उन्होंने जीएसटीआर 3B को न्यू रूल के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसने कहा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अदर देन ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, or a non-resident taxable person NRTP, and composition taxpayer, and a composition taxpayer, a person deducting tax at source TDS जिसको डिडक्ट करना है, या a person collecting tax at source TCS, an electronic commerce operator and supplier of OIDAR service located in non-taxable territory providing such service to non-taxable online recipient is required to furnish a return in form GSTR 3B electronically। तो उनको उन्होंने कहा कि आपको भैया GSTR 3B फाइल करनी है, और वो कैसे फाइल करनी है, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है। कैसे फाइल करनी है, उसने कहा इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है। ये हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके बताता है। ड्यू डेट और फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो मैंने कहा कि ड्यू डेट क्या होगी, या तो 22 होगी या फिर 24 हो गई। तो उन्होंने कहा जो रेगुलर टैक्स पेयर है तो उसके लिए तो 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ है। लेकिन मैंने कहा जो स्मॉल टैक्स पेयर है जिन्होंने QRMP स्कीम ली है, QRMP स्कीम ली है, वो स्टेट वाइज उन्होंने उसको क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया, स्टेट वाइज, जिससे कि मैंने कहा साइड पे एडिशनल बर्डन ना आ जाए। तो ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए तो डेट क्या होगी, इन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए तो डेट होगी 22nd डे, और इन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए डेट क्या होगी डियर, 24th डे ऑफ द मंथ सक्सेडिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ये स्टेट आपको ध्यान में रखना है। जैसे अपन बात करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन हु इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस इन द स्टेट ऑफ द चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन, दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, आइसलैंड एंड लक्षद्वीप। तो इनके लिए तो सबके लिए डेट क्या होगी, 22nd डे ऑफ द मंथ सक्सेडिंग ऑफ द सच क्वार्टर, सक्सेडिंग ऑफ द सच क्वार्टर। नहीं, क्वार्टर जैसे ही खत्म होगा उसके मंथ
जो मंथ आएगा उसकी 22 तारीख। लेकिन इनके अलावा अपन बात करते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस कहां है, यदि इन स्टेट में, बिजनेस इन द स्टेट, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। तो इनके लिए डियर आपके ड्यू डेट होगी 24th ऑफ डे ऑफ द मंथ सक्सेडिंग ऑफ द क्वार्टर। तो ये इसलिए किया गया जिससे कि गवर्नमेंट को बेनिफिट क्या रहे कि बर्डन साइट के ऊपर अननेसेसरी नहीं आया और साइट आपके हैंग ना हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, 3 डेट हो गई, एक तो 20 तारीख, एक 22 तारीख और एक हो गई 24 तारीख। जो रेगुलर टैक्स पेयर है उसके लिए 20th डे, और जो आपके अलग पर्सन है जैसे अपन बात करें इन कैटेगरी में आ रहा है तो 22nd और इन कैटेगरी में आ रहा है 24। अपन राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान ये रहा 24। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, जिस सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब आते हैं आगे, मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो वो जो पर्सन आपके जा रहा है तो वो QRMP स्कीम ले रहा है, तो उससे टैक्स का पेमेंट कैसे करना होगा, मैंने कहा रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल कर दे, GSTR1 आपके मंथली या क्वार्टरली फाइल कर दे, लेकिन आपका जो पेमेंट है वो तो मंथली ही होगा। देखो मैंने कहा कि वहां पर रिटर्न GSTR1 और GSTR3B के लिए ऑप्शन दे दिया गया कि वो चाहे तो मंथली या क्वार्टरली फाइल कर दे, लेकिन QRMP स्कीम लेने के बावजूद भी पेमेंट तो उसे मंथली करना होगा, ये हमारे इस केस में बताता है। तो मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स का पेमेंट मंथली होगा, टैक्स का पेमेंट तो मंथली होगा। द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द QRMP शेड्यूल वुड बी रिक्वायर्ड टू बी टैक्स ड्यू ऑन फर्स्ट एंड सेकंड मंथ बोथ the month of the quarter by the depositing the tax due in the GST PMP6. The payment is to be made 25th day of the month of succeeding of the month. The generating the challan, taxpayer should select monthly payment for quarter taxpayer as reason for generating the challan. The said person can use any of the following 2 options provided below monthly payment of tax during the 2 months। जैसे अपन बात करते हैं 2 ऑप्शन दे दिएगा, एक तो आता है फिक्स सम मेथड और एक आता है सेल्फ असेसमेंट मेथड। 2 तरह के मेथड आप देखेंगे, एक तो फिक्स और एक होता है सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स में तो उन्होंने कहा कि एक फिक्स अमाउंट आपको पे करना है, तो ये कहता है कैसे फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड में कह दिया गया है कि आप क्या करो, जो लास्ट क्वार्टर में जो आपने टैक्स पे किया है उसका 35% तक आप पे कर दो, तो ये फिक्स सम में आ गया। इफ ए टैक्स पेयर चूज द ऑप्शन ए फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन GST पोर्टल जनरेटिंग द ऑटो जनरेट प्री फिल्ड चालान इन फॉर्म GST PMT 06, यानी जब आप ये स्कीम लेते हो तो आपको चालान का जो पेमेंट करना होगा वो PMT 06 GST PMT 06 से पेमेंट करने वाला चालान इस ऑटो ड्राफ्ट, ऑटो जनरेटेड है, और ऑटो जनरेटेड हो क्या जाएगा, द चालान अमाउंट इज कैलकुलेटेड बाय द सिस्टम विद कैन नॉट बी एडिटेबल। वो कैन नॉट बी एडिटेबल, वो एडिटेबल भी नहीं है, ध्यान रखना वो एडिटेबल भी नहीं है, जो जनरेट हो गया वो कैन नॉट बी एडिटेबल। द अमाउंट इज इक्वल टू, और वो अमाउंट किसके इक्वल होगा, तो इसमें कहा 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश इन द रिटर्न ऑफ द प्रेसीडिंग क्वार्टर, जो कि आपने पिछले क्वार्टर में जो टैक्स पे किया उसका 35%। जैसे मैंने पिछले क्वार्टर में 1 लाख का टैक्स का पेमेंट किया, 1 लाख का टैक्स का पेमेंट किया, तो उसका 35% का चालान मेरा ऑटो ड्राफ्ट होके आ जाएगा। वो एडिटेबल भी नहीं है, चेंज भी नहीं होगा, वो कहता है फिक्स इतना अमाउंट तो अब आपको चालान का पेमेंट करना ही करना रहेगा। वेयर द रिटर्न इज फर्निश्ड क्वार्टरली, जब आप रिटर्न कैसे फाइल कर रहे हो, क्वार्टरली फाइल कर रहे हो। Tax liability paid in cash in the return of the last month of the immediately preceding quarter, where the return was furnished monthly, और रिटर्न आपके इस केस में दिखाई दे रहा है आप मंथली फाइल कर रहे हो। Where the return was furnishing the monthly tax liability paid in cash, जब आप कैश पे कर रहे हो, the return of the last month of the immediately preceding क्वार्टर where the return was furnishing the monthly। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, इस क्वार्टरली का अपन एग्जांपल लेते हैं, इन केस ऑफ द लास्ट रिटर्न फाइल्ड वाज ऑन क्वार्टरली बेसिस।
कि मैंने क्वार्टरली बेस पे क्या है पिछली बार रिटर्न फाइल की थी, पिछली बार मैंने क्वार्टरली रिटर्न फाइल की थी, समझना पिछली बार मैंने क्वार्टरली रिटर्न फाइल की कितने की, 1 लाख रुपए की, तो मुझे 1 लाख का 35% जीएसटीआर का चालान अपने आप जनरेट हो जाएगा, वो एडिटेबल भी नहीं है। तो यानी मैं बात करूं 35,000 का। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, आपके एसएम में दे रखा है, ये आपके जो स्टेचुटरी अपडेट्स आए उसमें आया है कि टैक्स पेड इन ए कैश इन ए क्वार्टर जनवरी टू मार्च, कितना सीजीएसटी आपने दिखाया था 100, एसजीएसटी दिखाया 100, आईजीएसटी दिखाया 500 और सेस दिखाया 50 रुपीज। तो टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड, टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड कितना पे करना होगा इन ईच ऑफ मंथ अप्रैल टू मई, अप्रैल टू मई में कितना पेमेंट करना होगा, तो अप्रैल और मई में पेमेंट करना होगा इसका 35%, तो 100 का 35%, फिर 100 का 35%, डियर यहां है 500 का 35% और 50 का 35%। आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपको आ जाएगा। तो 500 का 35% मैं ले लूं तो 175, 50 का मैं ले लूं 35% तो दिस वन 17.5, तो 35% का ऑटो ड्राफ्ट चालान आ जाएगा और अपने आप जनरेट होगा, उसमें आप चेंज भी नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपके लास्ट पहली बार रिटर्न फाइल कर रहा हूं, मैं पहली बार रिटर्न फाइल कर रहा हूं, जैसे अब अगला आ रहा है कि अपन तो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्वार्टरली हमने लास्ट मंथ रिटर्न ही फाइल नहीं करी थी, क्वार्टरली रिटर्न फाइल ही नहीं करी, तो जितना मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं उसमें जो अमाउंट कंसीडर कर रहा हूं वो मेरा लेना होगा। जब मैंने पिछले बार प्रेसिडिंग मंथ्स में क्वार्टरली रिटर्न नहीं फाइल की थी तो फिर इसमें क्या करेंगे, तो उसमें अपन बात करते हैं इन केस ऑफ लास्ट रिटर्न फाइल्ड वाज मंथली फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ मार्च, तो क्या करें 50 का फाइल किया तो टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड, टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड इन द ईच ऑफ द मंथ अप्रैल एंड मई, तो 50 के बराबर 50, 50 के बराबर 50, 80 के बराबर 80, इक्वल अमाउंट पे करना है, यानी इक्वल अमाउंट जो आपने मंथली पेमेंट किया गया था। क्वार्टर में क्या था, तो क्वार्टर का उन्होंने कर दिया 35, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं तो उन्होंने 35% ले लिया, 33 पॉइंट आता है तो उन्होंने 35 राउंड ऑफ में ले लिया, उतने का ऑटो ड्राफ्ट चालान आ जाएगा। और यदि आप मंथली पेमेंट कर रहे हो तो इक्वल अमाउंट मंथली आपको पेमेंट करने के लिए बताता है, क्योंकि क्यूआरएमपी स्कीम में पेमेंट तो कैसे होगा, मंथली ही होगा सर, मंथली ही होगा, तो ये चीज आपके आ जाती है। आगे आते हैं सेल्फ असेसमेंट मेथड, दूसरा आप क्या ले सकते हो सेल्फ असेसमेंट मेथड, कि आप अपने हिसाब से खुद अपना टैक्स डिटरमाइन करके खुद जमा कराते हो, दिस इज कॉल्ड ऑफ द सेल्फ असेसमेंट मेथड। द सैड पर्सन in any case can be pay the tax due, consider the tax liability on inward or outward supply and the input tax credit available in form GST PMT 06, GST PMT 06 में, in order to facilitate a certain of the ITC available for the month on the auto draft input tax credit statement has been made available in the form GSTR 2B for every month। तो फिर वो आप अपने हिसाब से जो भी आपको समझ में बैठता है वो आप उसमें जमा कराने के लिए बता दो, तो आप अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करके जमा करा रहे हो, दिस द सेल्फ असेसमेंट सिस्टम में आप कंसीडर किया जाएगा। अब आपके आता है यदि शॉर्टफॉल जमा हुआ तो इस पे आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होगी, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखिएगा। एप्लीकेबल ऑफ इंटरेस्ट, यदि आपने मंथली पेमेंट किया और ऑटो ड्राफ्ट फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लिया था, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लिया था और उसमें फिक्स चालान जनरेट हुआ, उतना अमाउंट आपने पे कर दिया, बाद में आपको पता चला कि टर्नओवर तो ज्यादा था और टैक्स गवर्नमेंट का ज्यादा बनता है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना, क्योंकि गवर्नमेंट ने चालान ही फिक्स कर रखा है, आप उसे ज्यादा पे नहीं कर सकते, ना कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं जमा कराना, तो आपको कोई इंटरेस्ट जमा नहीं कराना यदि आपने फिक्स अमाउंट का पेमेंट कर दिया था। Registered person making the payment of tax by opting fixed sum method, तो ऐसे केस में नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं जमा कराना, वुड बी पेबल इन केस ऑफ द टैक्स ड्यू इज पेड इन द फर्स्ट 2 months ऑन क्वार्टर बाय वे ऑफ द डिपॉजिटिंग ऑटो कैलकुलेटेड फिक्स सम अमाउंट डिस्कस अबाउट, जैसे अपन ने किया था, तो उसमें कोई नहीं जमा कराना, क्योंकि वो तो फिक्स है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो कोई इंटरेस्ट का अमाउंट आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन एग्जांपल में अपन लेते हैं
A registered person who has opted for QRMP scheme has paid a total amount of ₹100. तो डियर मैं कितना टोटल अमाउंट पे कर रहा हूं, कितना अमाउंट पे कर रहा हूं, 100 इन कैश एज ए टैक्स liability in the previous quarter and October to December. He opt to pay under the fixed sum method और मैंने fixed sum method ले लिया तो 100 का कितना कितना पे करूंगा अब मैं 35 और 35 दो क्वार्टर में पेमेंट, 2 मंथ पेमेंट करूंगा. He thereafter pay 35 each 25th of February और 25th of March for discharge the tax liability for the first 2 months of the quarter. वाइज द जनवरी एंड फरवरी, जो कि आपके जनवरी और फरवरी में बराबर फिक्स इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 35 और 35 की. हिज रिटर्न फॉर द क्वार्टर, अब हमने क्वार्टर की जब रिटर्न फाइल करी, इज फाउंड दैट द लायबिलिटी बेस्ड ऑफ द आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई को एडजस्ट करने के बाद जनवरी वाज 40 एंड फॉर द फरवरी वाज 42. हाउएवर नो इंटरेस्ट. भैया इंटरेस्ट क्यों लगाओगे, आपने पहले ही चालान फिक्स कर दिया, आपने चालान तो पहले ही फिक्स कर दिया. अब चालान फिक्स कर दी तो मैं कैसे एडिट कर लेता, तो मेरे पे आप इंटरेस्ट अब नहीं लगा सकते, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा. नो इंटरेस्ट वुड बी पेबल फॉर द लेसर अमाउंट ऑफ टैक्स, जो कि मैंने 5 रुपीज और 7 रुपीज जो लेसर अमाउंट पे किया, लेसर अमाउंट पे किया कैसे, यहां होना था 40 मैंने किया 35, यहां होना था 42 और मैंने किया 35, तो 7 रुपीज लेसर अमाउंट हुआ, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. Discharge in last 2 months of provided that he discharged his entire liability for the quarter in the form GSTR 3B quarter by the due date. तो उसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा क्योंकि मेरा फिक्स सम मेथड स्कीम थी और वो चालान एडिटेबल नहीं था. तो ये हमारे इस चीज में बताता है. आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी. लेकिन अब हम बात करते हैं कि ए रजिस्टर्ड पर्सन है, ऑप्ट फॉर द QRMP स्कीम, paid the total amount of ₹100 in cash. अब इसने कैश पेमेंट किया, टैक्स लायबिलिटी इन द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ अक्टूबर टू बी दिसंबर. ही ऑप्ट टू पे टैक्स ऑन फिक्स सम मेथड, इसने फिक्स सम मेथड लिया. ही देयरफॉर पे 35 each 25th of Feb and 25th of March for discharging tax liability for the first 2 months of quarter wise January to Feb. In his return for the quarter, it was found that total liability for the quarter net of available credit was 125. But he filed the return of 30th of April. Interest would be payable at the applicable rate of on 55. किसके ऊपर लगेगा? This one. Deposit made in cash ledger in first and second of months. For the period between the due date of the quarterly GSTR 3B on 30th of April. अब इसमें इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना रहेगा कि भाई आपका जो कैलकुलेट होके आ रहा था वो कितना आ रहा था, दिस वन. तो 70 रुपए तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे वाला अमाउंट तो आपको जमा कराना पड़ेगा क्योंकि इसने यहाँ पर क्या कर दिया, डिले किया. तो यहाँ पर फिक्स सम ही देयरफॉर पे 35 each of 25th of February और 25th of March discharge the tax liability for the first 2 months of quarter, was January and February. If his return for the quarter, it was found that the total liability of the quarter net of available credit 125. But he filed the return on 30th of April. अब रिटर्न फाइल कर रहा है वो भी डिले, तो इस केस में इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा, तो इस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा 125 माइनस 70 रुपीज पे आपका इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज हो जाएगा. तो उसने रिटर्न जो फाइल करी वो डिले आपके फाइल की गई है. तो ये हमारे इस केस में बताता है. अब आगे बात करते हैं फॉर रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑन टैक्स ऑप्शन सेल्फ असेसमेंट मेथड. अब सेल्फ असेसमेंट मेथड में तो खुद आपका टैक्स असेस करके खुद जमा करा रहा है, तो उसमें इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट होगा और इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था एज पर सेक्शन 50 के अकॉर्डिंगली 18% या 24% रेट आपके लगता है. यदि ब्लेटेड पेमेंट है, डिले पेमेंट है तो 18%. यदि गलत तरीके से आपने रिफंड क्लेम किया, गलत तरीके से आईटीसी क्लेम की तो 24%. तो इंटरेस्ट अमाउंट वुड बी पेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50 CGST एक्ट. Any part thereof net of ITC which is remaining unpaid paid beyond the due date of first 2 months of the quarter. तो ये आपको GSTR through interest payable if any shall be paid throughout the GSTR 3B.
के साथ आपको पेमेंट करना होगा। अब आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लेट फी। अब आपके लेट फी की एप्लीकेबिलिटी किस तरह से आएगी, तो उसने कहा लेट फी इज एप्लीकेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47। इस केस में आपको बता रहा है कि यदि आपने डिले किया रिटर्न फाइल करने में, तो जब तक आपने डिले किया वो आपके उसके ऊपर लेट फी अपने चार्ज होती रहेगी। तो एज पर द QRMP स्कीम आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39(1), द GST एक्ट इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंगली। तो उस केस में आपके उन्होंने बताया गया है, इट इज क्लैरिफाइड नो लेट फी इज एप्लीकेबल फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स इन फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर। तो वो आपके कहते हैं उन पे कोई लेट फी चार्ज नहीं होगी। रिटर्न फाइल करने में डिले पर आपके लेट फी चार्ज करने के लिए पता है। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ GSTR 1, जैसे आपके मैंने कहा GSTR 1 को फर्निश करने के लिए भी वहां पर उन्होंने डेट का एक्सटेंशन दिया गया, जो कि उन्होंने कहा कि यहां पर स्मॉल टैक्सपेयर है उनको ये बेनिफिट दिया गया। अर्लियर क्या था, हैज रिवाइज्ड द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्वार्टरली GSTR 1। मैंने आपको पढ़ाया था, इफ एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर 13th of month succeeding of end of the quarter, such date to applicable the quarter ending 31st December 2020 तक थी। अब क्या डेट हो गई, अब मैंने कहा नई डेट आ गई है। वो नई डेट क्या आ गई, जिसमें नोटिफाइड किया, रिवाइज कर दी गई, हैज रिवाइज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मंथली GSTR 1 by of registered person having the aggregate turnover more than 1.5 crore। तो इसने कहा by the registered person having the aggregate turnover more than 1.5 crore in the preceding financial year or the current financial year of each of the month of October 2020 to the March 21 till 11th day of the month of succeeding months। The above notification has been suppressed by notification। जैसे अपन बात करते हैं इसमें अपन देखते हैं, तो यहां पर 1 जनवरी 2020 से जो डेट होगी केस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है अपन बात करते हैं, और उसके लिए टाइम लिमिट और फर्निशिंग डिटेल GSTR 1 के अंदर आपके बता रहा है। तो इसमें अपन बात करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम, तो उसके लिए डेट होगी 13th डे ऑफ द मंथ ऑफ सक्सेडिंग टैक्स पीरियड, और इसके अलावा है तो 11th डे ऑफ द मंथ ऑफ सक्सेडिंग टैक्स पीरियड। तो ये हमारे डियर इस केस में डेट बताता है, यानी जो आपके QRMP स्कीम लेगा उसके लिए तो 13th डे ऑफ द मंथ ऑफ सक्सेडिंग द टैक्स पीरियड। क्वार्टरली है तो क्वार्टरली, मंथली लिया तो मंथली, लेकिन जो अदर हैं उनके लिए मंथली होगी ऑफ सक्सेडिंग टैक्स पीरियड 11th डे आपके यहाँ पर बताता है। तो ये डियर अपने यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग तक। नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए अपन प्रोविजंस को और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।